बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर की उड़ान, इमरान सीरीज, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। सफदर ने फ़ोन पर X2 के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर बोला, जिस कार का आपने नंबर दिया था, इसका सुराग मिल गया। ये कार इसी सफारत खाने के एक ऑफिसर हफ रॉजर की है, जिसका फर्स्ट सेक्रेटरी ग्रैंड होटल में कत्ल किया गया था। सफदर बोला, हफ रॉजर के बारे में मालूमात फराहम करो। X2 की आवाज़ आई। वो इस वक्त टिप टॉप नाइट क्लब में मौजूद है और मैं यहीं से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। सफदर बोला, अच्छी बात है, तुम वहीं ठहरो, इमरान कुछ देर बाद पहुंचेगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। सफदर सिलसिला मुनक़ता करके पब्लिक टेलीफोन बोर्ड से निकला और हॉल में अपनी मेज़ संभाल ली। इसे इमरान का इंतज़ार करना पड़ा। हफ रॉजर की मेज़ भी ज़्यादा फासले पर नहीं थी। वो एक लंबा तड़ंगा आदमी था। जिस्म की बनावट वर्जिशी थी, आंखें मैली और नुकीली नाक के लिए नीचे घनी भूरी मूछें थीं। इसके साथ एक खुश शक्ल और जवानुल उमर औरत भी थी, और वो भी सफदर के लिए अजनबी नहीं थी। पिछली रात इसी के सिलसिले में तो जागते गुजरी थी स्वीडिश आर्टिस्ट क्रिस्टन, जिसके कमरे में एक सफारती ऑफिसर कत्ल हुआ था, और वो इस वक्त इसी सफारत खाने के ऑफिसर के साथ यहाँ बैठी नजर आ रही थी। सफदर ने इसे अभी तक हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा था, हालांकि हफ रॉजर बात बात पर कहकही लगा रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी सफदर की मेज़ के करीब आ खड़ा हुआ। अजीब सा हुलिया था। फूली हुई नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थीं कि दहाना छुपकर रह गया था। तशरीफ़ रखिए जनाबे वाला, सफदर कुर्सी से उठता हुआ बोला। इमरान का ये रेडीमेड मेकअप इसके इल्म में था। गालिबन अब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करके मौसम का हाल शुरू कर देना चाहिए, इमरान ने इस तरह बैठते हुए कहा कि क्रिस्टन पर भी नज़र रख सके। हफ रॉजर, सफदर इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से बोला। क्या दोनों साथ आए थे? इमरान ने पूछा। नहीं, हफ रॉजर पहले आया था, सफदर ने कहा। आपके लिए क्या मंगवाऊँ? सफदर ने कहा। कुछ भी नहीं, इमरान बोला। क्या चक्कर है? इसने अपने बयान में आपका नाम भी लिया है, और ये घाउंच बबरा क्या है? सफदर ने पूछा। उठकर भाग जाऊंगा अगर अब तुमने ये नाम दोहराया तो, इमरान बोला। क्या आप पहले ही इनसे इन लोगों के चक्कर में थे? सफदर ने पूछा। नहीं, महज इत्तफाक है, उधर से गुजरा था, ख्याल हुआ चलो देखते ही चलें। जोसेफ साथ था, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि आपका ये बयान फयाज ने हरगिज़ तस्लीम ना किया होगा, सफदर बोला। क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान बोला। अजीब बात है, क्रिस्टन ने इस लाश की शनाख्त नहीं की थी। फर्स्ट सेक्रेटरी इसके लिए अजनबी था, और इस वक्त ये इसी सफारत खाने के एक ऑफिसर के साथ यहाँ बैठी हुई है, और पिछली रात इसी आदमी की कार मेरे ताकुब में रही थी, इमरान ने कहा। इस वक्त भी ये इसी गाड़ी में आया है, सफदर बोला। इमरान कुछ ना बोला। रात के 8 बजे थे। हॉल की आबादी बढ़ती जा रही थी। मेरा ख्याल है कि ये उठने वाले हैं, सफदर बोला। क्रिस्टन अपना वैनिटी बैग संभाल रही थी। फिर उन्होंने हफ रॉजर को भी उठते हुए देखा। जब वो दोनों सदर दरवाजे से निकल गए तो इमरान भी उठा। मैं यहीं बैठूं? सफदर ने उससे पूछा। जैसा दिल चाहे, इमरान कहता हुआ सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्रिस्टन और हफ रॉजर गाड़ी से उतरकर जिस इमारत में दाखिल हुए थे, इसकी कंपाउंड तारीख थी। गाड़ी फाटक के बाहर ही छोड़ दी गई थी, और वो अंधेरे ही में फाटक से गुजरकर रोश पर पहुंचे थे। रोश के इख्तिताम पर बरामदा था। बरामदा भी तारीख था। हफ रॉजर ने अंधेरे ही में घंटी का सुई तलाश करके बटन दबा लिया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और रोशनी का लंबा सा मुस्ततील तारीख बरामदे के फर्श पर फैलता चला गया। क्रिस्टन किसी कदर पशुपेश के साथ अंदर दाखिल हुई। इस तवील राहदारी में कई बल्ब रोशन थे। दरवाज़ा खोलने वाला आगे चल रहा था, और ये दोनों पीछे थे। वो आदमी इन्हें एक बड़े कमरे में लाया, जहाँ 3 आदमी पहले से मौजूद थे। ये तीनों भी किसी मगरिबी मुल्क से ही ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कुर्सियों से उठकर इन दोनों का इस्तकबाल किया। इन्हें कुर्सियाँ पेश की गई। क्रिस्टन की उलझन बढ़ती जा रही थी। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगी मामोजेल? इनमें से एक ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा। शुक्रिया, कुछ भी नहीं, क्रिस्टन बोली। आप मौसियो? इसने हफ रॉजर से भी पूछा। हफ रॉजर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, वक्त ज़ाया ना करो, मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ। वो तीनों कुछ अजीब से अंदाज में क्रिस्टन को देखे जा रहे थे। खुद इसने भी इसे महसूस किया और हफ रॉजर की तरफ देखने लगी, लेकिन वो अब कुछ ऐसा बेताल्लुक नज़र आ रहा था जैसे इसे पहचानता तक ना हो।
खौफ की लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। हाँ तो मामूजेल, इन तीनों में से वही बोला जो पहले बोला था। क्रिस्टन इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। आपको अपनी स्केच बुक वापस लेनी है? उसने कहा। यकीनन, इसने दलेर बनने की कोशिश करते हुए सख्त लहजे में कहा। क्या वो बहुत कीमती है? उसने पूछा। यकीनन, क्रिस्टन बोली। इसकी कोई खास अहमियत है? वो आदमी बोला। क्यों नहीं, वो हमारी खानदानी स्केच बुक है। मेरा दादा आर्टिस्ट था, मेरा बाप आर्टिस्ट था, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। लिहाजा इसमें 3 अदवार के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के ऑटोग्राफ्ड स्केचेस हैं, क्रिस्टन ने कहा। अंदाजन इसकी क्या कीमत होगी? वो आदमी बोला। तुम्हें इससे क्या सरोकार, मैं उसे वापस लेने आई हूँ, क्रिस्टन ने कहा। पिछली रात वो 2 आदमी जो आपके साथ ग्रैंड होटल में आए थे, वो कौन थे? उस आदमी ने पूछा। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ? क्रिस्टन झिल्लाकर हफ रॉजर की तरफ मुड़ी। वो दूसरी तरफ मुंह किए सिगरेट पी रहा था। क्रिस्टन के मुखातिब करने पर भी मुतवज्जा ना हुआ। क्रिस्टन खड़ी हो गई। अब हफ रॉजर ने इसकी तरफ देखा और देखने का अंदाज कतई तौर पर धमकी से भरपूर था। मैं इसका मतलब नहीं समझ सकती, क्रिस्टन तेज होकर बोली। मतलब ये है कि वो दोनों कौन थे? हफ रॉजर का लहजा सर्द था। ओह, तो मेरे साथ फरेब किया गया है, क्रिस्टन ने कांपती हुई आवाज में कहा। कोई कुछ ना बोला। वो पांचों से ऐसी ही खूंखार नजरों से देखे जा रहे थे जैसे किसी भी लम्हे में उसकी टिक्का बोटी कर डालेंगे। मैं नहीं जानती कि वो कौन थे, वो कुछ देर बाद बोली। नाकाबिले यकीन, हफ रॉजर गुर्राया। मैंने इनके बारे में पुलिस को बयान दिया था और वो हर्फ बहर्फ सही है, क्रिस्टन बोली। बोले जाओ, लेकिन जब तक सच्ची बात तुम्हारी जबान से नहीं निकलेगी छुटकारा मुश्किल है, हफ रॉजर ने कहा। तब तो फिर मैं किसी तरह भी यकीन नहीं दिला सकती, क्रिस्टन बोली। तुम पर तशद्दुद भी किया जा सकता है, हफ रॉजर बोला। आखिर क्यों? सच्ची बात मालूम करने के लिए, हफ रॉजर ने कहा। मैं अपनी स्केच बुक वापस लेने आई हूँ, क्रिस्टन बोली। हफ रॉजर ने कहकहा लगाया। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्रिस्टन ने कहा। दफतन हफ रॉजर संजीदा होकर उसे खूंखार नजरों से देखने लगा। फिर इन लोगों की तरफ देखकर बोला, स्केच बुक निकालो। एक ने अपने ब्रीफकेस से एक मुजल्लद कॉपी निकाली और उसे हफ रॉजर की तरफ बढ़ा दिया। क्रिस्टन की आंखों में चमक सी लहराई और वो मुस्तरिबाना अंदाज में हफ रॉजर की तरफ बढ़ती चली गई। फिर इसने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हफ रॉजर ने बड़ी बेदर्दी से इसका हाथ झटके से कहा। तुम इसके स्केचेस के बारे में वजाहत से बताओगी? वो कई कदम पीछे हट गई और एक बार फिर इसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। मेरे करीब आओ, हफ रॉजर उसे घूरता हुआ बोला और वो गैर इरादी तौर पर इसकी तरफ खींचती चली गई। हफ रॉजर ने कॉपी के कुछ वर्क उलटने के बाद एक तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये स्केच भी किसी मशहूर आर्टिस्ट का बनाया हुआ है? हाँ, वो मुर्दा सी आवाज में बोली। आर्टिस्ट का नाम? हफ रॉजर ने पूछा। इसके दस्तखत मौजूद तो हैं, क्रिस्टन बोली। मैं साफ नहीं पढ़ सकता, हफ रॉजर बोला। मुझे खुद भी नहीं मालूम, क्रिस्टन ने कहा। तुम झूठी हो, रॉजर बोला। वो बेबसी से इसकी शक्ल देखती रही। तुम्हें इस आर्टिस्ट का नाम बताना पड़ेगा, हफ रॉजर ने कहा। इसमें से बहुत ही आर्टिस्टों के नाम मैं ना बता सकूंगी, ये तो मैंने अपने बाप से सुना था। फिर झूठ, हफ रॉजर ने कहा। यकीन करो, बहुतीरों के दस्तखत मुझे समझ में भी नहीं आए। आखिर में तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, क्रिस्टन बोली। कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। हफ रॉजर की पेशानी पर शिकनें उभर आई थीं। वो चारों भी खामोश थे। वो स्केचबुक के सफ़हात उलटता पुलटता रहा। फिर एक सफ़े पर इसकी निगाह जमकर रह गई। ये एक परिंदे की तस्वीर थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी आर्टिस्ट ने फुर्सत के लम्हात में यूं ही उल्टी सीधी लकीरें खींचते खींचते इनके मजमूए को किसी परिंदे की शक्ल दे दी हो। इसे देखो, इस पर किसी के दस्तखत नहीं है, हफ रॉजर ने सर उठाकर कहा। हाँ, एक तस्वीर ऐसी भी है, क्रिस्टन ने कहा। यह किसने बनाई है? रॉजर ने पूछा। मैं नहीं जानती। तुम जानती हो, तुम्हें बताना पड़ेगा, रॉजर ने कहा। आखिर ये क्या मुसीबत है? मेरे दिमाग की रगें फटने वाली हैं, क्रिस्टन बोली। महज इस बात पर तुम मौत के घाट भी उतर सकती हो, हफ रॉजर बोला। आखिर क्यों? क्रिस्टन ने कहा। तुम इस तस्वीर के बारे में जो कुछ भी जानती हो सच सच बताओ, हफ रॉजर बोला। आखिर क्या बताऊं? क्रिस्टन ने कहा। किसने बनाई थी? रॉजर ने पूछा। मैं किस तरह बता सकती हूँ जबकि इस पर नाम भी मौजूद नहीं है, क्रिस्टन ने कहा। फिर कौन बता सकेगा? हफ रॉजर ने पूछा। मेरे बाप के अलावा और कोई भी शायद ना बता सके, और इनसे मालूम करने के लिए तुम्हें अपने जिस्म की कैद से आज़ाद होना पड़ेगा, क्रिस्टन बोली। ओह, तो मर चुका है तुम्हारा बाप? हफ रॉजर ने पूछा। कई साल हुए,
लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि इस स्केच बुक के लिए इतना हंगामा क्यों। क्रिस्टन बोली। हफरोजा कुछ न बोला। दफातन किसी ने दरवाज़ा खोला। वो सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आने वाले के हाथ में रिवॉल्वर था। अच्छे आदमियों, तुम में से कोई भी अपनी जगह से हरकत ना करे, आने वाले ने कहा। क्रिस्टन ने आगे फाड़कर उसे देखा। अजीब डरावना सा चेहरा था। फूली हुई नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थी कि दहाना भी छुप कर रह गया था। अपने हाथ ऊपर उठाओ, वो गर्राया। मशीनी अंदाज में इन सबके हाथ ऊपर को उठते चले गए। क्रिस्टन ने भी हाथ उठा दिया। हफरोजा, ये स्केच बुक फर्श पर डाल दो, आने वाले ने तहकमाना लहजे में कहा। क्यों? हफरोजा किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्राया। इसलिए कि मैं भी इसके अजायबात की सैर करना चाहता हूँ। बातों में वक्त ज़ाया ना करो। मैं सिर्फ धमकी के लिए रिवॉल्वर इस्तेमाल नहीं करता, आने वाला बोला। तुम कौन हो? हफरोजा। इसे स्केचबुक फर्श पर फेंक दी। लड़की, स्केचबुक उठाकर मेरे पास ले आओ, नवारिद ने क्रिस्टन को मुखातिब किया। क्रिस्टन सहमे हुए अंदाज में आगे बढ़ी और स्केचबुक उठाकर इसके करीब आई। इसे इसके हाथ से स्केचबुक झपटते हुए कहा, खामोशी से बाहर चली जाओ, यहाँ तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, आने वाला बोला। वो हक्का बक्का खड़ी उसे देखती रही। मेरे मशवरे पर अमल करो, तुम्हारी मौजूदगी में इन हजरात की खातिर खिदमत ना कर सकूंगा, आने वाला बोला। क्रिस्टन दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम बचकर नहीं निकल सकती, हफरोजा गुर्राया। इसकी बातों में ना हो लड़की, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से बरामदे में मेरा इंतजार कर सकती हो, अजनबी बोला। क्रिस्टन निकली चली गई। जिस रास्ते से आई थी इसी रास्ते से बरामदे में जा पहुंची। बरामदा अब भी तारीख था। वो सोच रही थी कि ये दूसरी मुसीबत नाजिल हुई, इसके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ पड़ी। दफतन इसे गाड़ी का ख्याल आया जिस पर वो यहाँ तक पहुंची थी। क्यों ना वो निकल भागे, लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी कुंजी इग्निशन में ही रहने दी गई हो। फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि वो कुंजी निकालना भूल गया हो, अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो रोज तय करके एक फाटक से गुजरती हुई कार तक आई। डैशबोर्ड पर हाथ फेर कर देखा, कुंजी इग्निशन में मौजूद नहीं थी। फिर दफतन इसे याद आया कि वो अपना बैग वहीं भूल आई है, वरना नेल कटर इस्तेमाल करती। अक्सर इसने नेल कटर के पिछले हिस्से से खुद अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी। वैनिटी बैग में इसके कागजात भी थे। वो सोचने लगी कि अब क्या करे। पता नहीं वापस जाना इसके लिए इसके हक में अच्छा साबित हो या बुरा। लेकिन कागजात, इनके बगैर तो वो इस अजनबी देश में कदम भी ना उठा सकती थी। और ये हमदर्द। वो गैर इरादी तौर पर फिर बरामदे की तरफ चल पड़ी। हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। राहदारी पहले ही की तरह सुनसान थी। वो इस कमरे के करीब पहुंचकर रुकी। यहाँ तक आने में इसे खास एहतियात बरती थी कि इसके कदमों की आवाज़ ना पैदा हो। दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती रही। फिर कुफल के सुराख से आंख लगा दी। अंदर हफरोजा इन चारों में से एक के हाथ इसकी पुष्ट पर बांध रहा था। गालिबन इसके लिए इसने इसी के गले से टाई उतारी थी। फिर इसने इसे दूसरे के गले से टाई खोलते हुए देखा। इसी तरह चारों के हाथ बांध दिए गए। अब तुम इनके करीब से हट जाओ, खौफनाक सूरत वाले आदमी की आवाज़ सुनाई दी। क्रिस्टन ने हफरोजा के चेहरे पर नफरत और गजब की नाकी के आसार देखे। वो इनके पास से हट गया और अब रिवॉल्वर वाला अजनबी इन लोगों के बंधे हुए हाथों का जायजा लेता हुआ नजर आया। लेकिन रिवॉल्वर का रुख हफरोजा की तरफ था। दफतन ने इसे धक्का देकर इन चारों को फर्श पर गिराना शुरू कर दिया। इसी दौरान में हफरोजा को मौका मिल गया कि वो उस पर टूट पड़ता। क्रिस्टन के अंदाजे के मुताबिक इसने बड़ी जची तुली छलांग लगाई थी, लेकिन अजनबी कहीं ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। वो ना सिर्फ इस हमले से बचा, बल्कि बचते वक्त इसकी एक टांग इस तरह चली थी कि हफरोजा सामने वाली दीवार से जा टकराया। वो फिर ना उठ सका। अजनबी ऐसे अंदाज में इन सबों को देख रहा था जैसे कोई किसान अपने भरे पूरे खलियान को देखता है। क्रिस्टन ने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और वो चौंक कर इसकी तरफ को मुतवज्जा हो गया। मेरा वैनिटी बैग, वो हिकलाई। लिपस्टिक सुधारोगी क्या? अजनबी ने खुश होकर पूछा। तुम लोग पता नहीं कौन हो और क्या चाहते हो, क्रिस्टन ने कहा। मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, अपना बैग उठाओ और बाहर चलो, अजनबी बोला। वो बैग उठाने के लिए झुकी और अजनबी इन चारों को मुखातिब करके बोला, मौत ही गला दबोचेगी अगर तुम लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो। तुम कोई भी हो, बच ना सकोगे, इन चारों में से एक गुर्राया। पिछले साल एक नजूमी भी ये कह रहा था, अजनबी लापरवाही से बोला और फिर कुछ सोचने लगा। अब इसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं था। कुछ देर बाद वो हफरोजा की तरफ बढ़ा और इसके गले से टाई खोलने लगा और फिर इसी टाई से इसके हाथ भी पुष्ट पर बांध दिए। हफरोजा की बेहोशी बदस्तूर कायम थी। अब चलना ही चाहिए, इन शरीफ आदमियों के आराम का वक्त है, क्योंकि तुम लोगों ने रात का खाना खा लिया था या नहीं, इसने इन चारों को मुखातिब करके कहा और क्रिस्टन का बाजू पकड़कर निकला आया।
हम वापसी का सफ़र मोटरसाइकिल पर करेंगे, इसने क्रिस्टन से कहा। अब तुम कहाँ लेकर जाओगे मुझे? क्रिस्टन ने पूछा। जहाँ तुम कहोगी। ग्रैंड होटल, क्रिस्टन बोली। मोटरसाइकिल चल पड़ी। क्रिस्टन कैरियर पर बैठी हुई थी। यह सफ़र 3-4 मिनट से ज़्यादा जारी नहीं रहा था। क्रिस्टन ने महसूस किया कि वो एक वीराने में है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त नजर आ रहे थे और वहाँ गहरा अंधेरा था। तुम कोई भी हो, लेकिन किसी बात पर मुझे मजबूर नहीं कर सकोगे, क्रिस्टन खौफजदा सी आवाज़ में बोली। मैं बेचारा किस शुमारों कतार में हूँ, तुम्हें तो 5 आदमी भी मजबूर नहीं कर सकते, आने वाले ने कहा। वैसे पता नहीं क्यों तुम्हारा वजूद मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे और वो जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गई। तो चलो मेरे साथ, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? आने वाला बोला। चलो, क्रिस्टन बोली। मेरा हाथ पकड़ लो और चलती रहो, रास्ता दुश्वार गुजार है, अजनबी ने कहा। इसने जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और सामने इसकी महदूद रोशनी डालता हुआ रास्ता तय करने लगा। ज़मीन ऊंची नीची थी। वो एक पगडंडी पर चल रहे थे, जिसकी दोनों जानिब छोटी छोटी खारदार झाड़ियाँ थीं। रास्ता जल्द ही तय हो गया और वो एक छोटे से तारीक मकान में दाखिल हुए। कुछ देर बाद वो केरोसिन लैंप की रोशनी में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठे हुए थे। लाओ, अब ये स्केच बुक भी वापस कर दो, क्रिस्टन बोली। फिलहाल ही मुनासिब नहीं कि स्केच बुक तुम्हारे कब्जे में रहे। क्या तुमने इसी के सिलसिले में एक लाश अपने कमरे में नहीं देखी थी? अजनबी बोला। ओह, वो दम बखुद रह गई। कुछ देर बेहस हरकत बैठी रही, फिर बोली। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? वो मैं फिर बताऊंगा। तुम हफरोजर के हाथ कैसे लग गई? अजनबी ने कहा। मैं इसे पहले से नहीं जानती थी, इसे फ़ोन पर गुफ्तगू करके मुझे टिप टॉप क्लब बुलाया था, क्रिस्टन ने कहा। और तुम चली गई? अजनबी ने पूछा। हाँ, हिमाकत थी, लेकिन इसका नफ्सियाती जवाब मौजूद है। मेरे पास इसने गुफ्तगू के लिए मेरी ही ज़बान इस्तेमाल की थी। तुम खुद सोचो, ऐसे हालात में अपने किसी हमवतन से मिल बैठना मेरे लिए कितनी बड़ी धाड़स हो सकती है। बहरहाल जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा इस्तकबाल करने वाला मेरा हमवतन साबित ना हुआ। इसने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की, फिर से स्केच बुक का जिक्र किया और इसी आदमी के हवाले से मुझे इस इमारत में लेकर गया जिसने मुझसे मेरी ज़बान में फ़ोन पर बात की थी। क्रिस्टन बताती चली गई। ये इसी सूरत में नामुमकिन होगा जब तुम स्केच बुक के लिए अपनी ज़िंदगी भी गिनवा देने की हिम्मत रखती हो, अजनबी बोला। मैं इसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, क्रिस्टन बोली। शौक की चीज़ होगी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ? क्रिस्टन बोली। मुझे मालूम है, और स्केच बुक के बारे में भी तुम्हारी ही ज़बान से इस इमारत में कुछ सुना था, अजनबी ने कहा। दुनिया के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के स्केच मौजूद हैं इसमें, क्रिस्टन बोली। होंगे, वो गर्दन झटक कर लापरवाही से बोला। मुझे तो इसकी फिक्र थी कि तुम एल्बम लेने गई थी और वापसी पर बेहोश हो गई थी, अजनबी ने कहा। तुम कौन हो? वो बौखला कर खड़ी हो गई। घाउंच बबरा, अजनबी बोला। क्या मतलब? वो परेशान होकर बोली। क्या मैं सूरत से घाउंच बबरा नहीं लग रहा? ये फूली हुई नाक और ये मूछें। इसे अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा, और फिर जो हाथ हटाया तो ना वो नाक थी और ना ही वो मूछें। तो तुम वो इमरान? क्रिस्टन हिकलाई। मगर तुमने मुझसे मजाक क्यों किया था? तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि इस अकल के अंधे को किस तरह दूसरी मंजिल से नीचे उतारा था, और फिर सारी रात इस फिक्र में गुजारी थी कि अगर सुबह सुनहरी तितली दस्तयाब ना हो सकी तो क्या होगा। क्या मैं सारी जिंदगी इस अंधे की लाठी बना रहूंगा? इमरान ने कहा। वो खामोश खड़ी रही। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला। तो तुमने लाश नहीं देखी थी? क्रिस्टन बोली। लाश देख कर ही तो भाग निकला था, इमरान ने कहा। वो सब क्या था, मुझे बताओ, वो सामने कुर्सी पर बैठती हुई बोली। मैं क्या बता सकता हूँ, इमरान ने कहा। पुलिस को इत्तला दिए बगैर मैं इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे में क्या हो रहा था, क्रिस्टन ने कहा। बहरहाल इतना मैं भी जानता हूँ कि जिस सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की लाश तुम्हारे कमरे में मिली थी, इसी सफारत खाने का एक ऑफिसर हफ रॉजर भी है, इमरान ने कहा। नहीं, क्रिस्टन चिल्लाई। हाँ, और वो तुमसे इस स्केच बुक के बारे में पूछ रहा था, इमरान ने कहा। मैं बड़ी अजियत में मुब्तला हूँ, इमरान, क्रिस्टन बोली। हाँ, वाकई मैं भी यही देख रहा हूँ। पुलिस ज़रूर परेशान करेगी। वो कभी बावर नहीं करेगी कि एक स्केच बुक के लिए ये सारा हंगामा हुआ है, इमरान ने कहा। वो कुछ ना बोली। इमरान खामोश हो गया था, ना सिर्फ खामोश हो गया था बल्कि चेहरे पर छाई हुई हिमाकत कुछ और गहरी हो गई थी। देखो, दफातन वो ठंडी सांस लेकर बोली।
पता नहीं क्यों इस खौफनाक मेकअप में भी तो मुझसे खौफ महसूस नहीं हुई, और इस वक्त भी खौफजदा नहीं हूँ। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम पर एतमाद कर सकती हूँ, क्रिस्टन बोली। औरतों के अलावा और आज तक किसी ने मुझ पर एतमाद किया भी नहीं है। क्या मेरे चेहरे पर किसी किस्म का औरतपन पाया जाता है? इमरान ने कहा। ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर न जाने खुद को क्यों महफूज समझ रही हूँ, क्रिस्टन बोली। च्युइंगम? इमरान जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर इसे पेश करता हुआ बोला। इसने हैरत से इसे देखा और कुछ ना बोली। चुपचाप च्युइंगम का पैकेट इसकी हथेली से उठा लिया। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गया था, इमरान ने अहमकाना अंदाज में हंसकर कहा। अगर ये बात होती तो मैं इस वक्त अचानक वहां कैसे आ पहुंचता, इमरान ने कहा। फिर तुमने क्या किया था? क्रिस्टन ने बिल्कुल ऐसे ही लहजे में पूछा जैसे किसी नन्हे से बच्चे को फिसलाकर इससे कुछ मालूम करना चाहती हो। जब हम दोनों दूसरी मंजिल से उतर कर भागे तो कुछ दूर जाकर महसूस हुआ कि कोई गाड़ी हमारा ताकुब कर रही है। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया। वो मरदूद तो अंधा बना बैठा था, इमरान ने कहा। क्या सचमुच उसने आंखें नहीं खोली थी? क्रिस्टन ने पूछा। नहीं, वो मेरे लिए दर्द सर है। बहरहाल मैंने इस गाड़ी को ना सिर्फ डॉज देना शुरू किया, बल्कि एक बार इसे पीछा छुड़ाने में कामयाब भी हो गया, और इसी भाग दौड़ में इसके नंबर भी नोट कर लिए। फिर इसके बाद पता लगा लेना क्या मुश्किल था कि वो गाड़ी किसकी हो सकती है। मेरा एक दोस्त ट्रैफिक सार्जेंट है, इसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता लगवा लिया था, इमरान ने कहा। लेकिन ठहरो, वो हाथ उठाकर बोली। इन लोगों ने तुम दोनों के बारे में ऐसे अंदाज में पूछा था जैसे तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हो, बल्कि वो तो कह रहे थे कि मैं दीदा दानिस्ता तुम लोगों को अपने साथ लेकर गई थी, क्रिस्टन बोली। हो सकता है जानते हो, वो मरदूद काला पहाड़ मुझे सारे शहर में तमाशा बनाए फिरता है। अब देखो, रात ही उसने कैसा जुलूस निकाला था मेरा, इमरान ने कहा। वो आखिर है कौन? क्रिस्टन ने पूछा। मेरा मुलाजिम, बस गले पड़ गया है। ये समझ लो कि हाथी पाला है मैंने। 6 बोतलें रोजाना मुहैया करनी पड़ती हैं उसके लिए, इमरान ने कहा। तुम क्या करते हो? क्रिस्टन ने पूछा। आज तक समझ में ही नहीं आ सका कि मुझे क्या करना चाहिए, इमरान ने कहा। तो तुम यहाँ की कोई बेफिक्र रईस हो, जागीरदार हो या नवाबजादे? मैंने यहाँ के नवाबों और जागीरदारों की दौलत के बहुत किस्से पढ़े हैं, क्रिस्टन ने कहा। चलो यही समझ लो, इमरान ने कहा। लेकिन मैंने पुलिस को बयान देते वक्त तुम लोगों का तस्करा भी किया था, क्रिस्टन ने कहा। इसकी मुझे क्या परवाह हो सकती है? पता नहीं मुझ जैसे कितने नवाबजादे यहाँ मारे मारे फिरते हैं। पुलिस किस किस के पीछे जाएगी, इमरान ने कहा। तुम्हारा असर होगा पुलिस पर। मेरा दावा है कि वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे नाम पर चौंका था और अपने साथियों को मायनेखेज नजरों से देखने लगा था, क्रिस्टन ने कहा। फिर उसने खुद ही तुम्हारा हुलिया दोहराना शुरू किया। मैं हाँ हाँ करती रही। ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि इस नेग्रो का हुलिया भी, क्रिस्टन बोल रही थी। पुलिस वालों से मेरे बड़े अहमकाना से ताल्लुकात हैं, इमरान ने कहा। लेकिन तुम तो अहमक मालूम नहीं होते, क्रिस्टन बोली। शुक्रिया। किसी से अपने बारे में ये राय सुनकर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे इसी वक्त दोबारा पैदा हुआ हूँ, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्रिस्टन चौंकी। बचपन से अपने बारे में यही सुनता चला आ रहा हूँ कि पढ़ले दर्जे का अहमक हूँ, इमरान ने कहा। कोई अहमक इस तरह किसी की जान नहीं बचा सकता जैसे तुमने इस वक्त मेरी बचाई है, क्रिस्टन बोली। खैर छोड़ो, शर्म आती है अपनी तारीफें सुनकर, इमरान शर्मा कर बोला। अब मेरा क्या होगा? क्रिस्टन ने कहा। ग्रैंड होटल की तरफ रुख भी ना करना, इमरान ने कहा। फिर पुलिस मेरी तलाश में निकल खड़ी होगी, क्रिस्टन बोली। परवाह मत करो। क्या तुम रात का खाना खा चुकी हो? इमरान ने पूछा। नहीं, मुझे भूख लग रही है, क्रिस्टन बोली। यहीं दोनों मिलकर खाना तैयार करेंगे। ये जगह मेरी आराम गाहों में से एक है, इमरान ने कहा। वो तो सब ठीक है, लेकिन वो कहना चाहा। लेकिन क्या? इमरान ने पूछा। मेरी स्केचबुक वापस कर दो, इसके बगैर मैं अपना मिशन पूरा ना कर सकूंगी, क्रिस्टन बोली। स्केचबुक कहीं भागी तो नहीं जाती? मुझे इससे सिर्फ इसी हद तक दिलचस्पी है कि इसकी वजह से कत्ल हुआ है, इमरान ने कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी वजह से कत्ल क्यों हो सकता है, क्रिस्टन बोली। जब तक कि मुझे इसकी अहमियत और तुम्हारे मिशन का इल्म ना हो, मैं किस तरह समझा सकूंगा, इमरान ने कहा। अच्छी बात है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन पहले कुछ खाना चाहिए। भूख से तबीयत निडाल हो रही है, क्रिस्टन बोल रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।